राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर के द्वितीय वर्ष विज्ञान के छात्रों का स्वागत है। नियमित चलने वाली कक्षाओं में से द्वितीय वर्ष विज्ञान के छात्रों के लिए आज रसायन विज्ञान के फिजिकल केमिस्ट्री में फेज रूल के संदर्भ में आज यहाँ पर आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, फेज रूल रसायन विज्ञान का वह महत्वपूर्ण नियम है जिसके के द्वारा हम एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं और संभवतया रसायन विज्ञान का यह इकलौता ऐसा नियम है जिसका कि कोई अपवाद नहीं है। हम हमारे दैनिक जीवन में ये देखते आए हैं कि जो बर्फ़ है हमारी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है, या हम उसे ये कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री पर जमती है। तो यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ का पानी में बदलना है या पानी का बर्फ़ में बदलना है, यानी कि एक ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना और द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, यह एक प्रकार का एक उत्क्रमणीय सा एक प्रकार है जिसमें कि दो विभिन्न प्रावस्थाएं आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो हमें सर्वप्रथम यहाँ पर यह समझना होगा कि साम्य अवस्था क्या होती है। तो किसी भी अभिक्रिया में यदि क्रियाकारकों और उत्पादों के मध्य इस प्रकार का संबंध हो कि क्रियाकारकों से उत्पाद बनते चले जाएं और उन्हीं उत्पादों से पुनः क्रियाकारकों का निर्माण हो, तो कुछ समय पश्चात एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब क्रियाकारकों से उत्पाद के बनने की दर और उत्पादों से क्रियाकारकों के बनने की दर लगभग समान हो जाती है, और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वो जो अभिक्रिया है हमारी वो साम्य अवस्था की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। यहाँ आपको पूरी स्क्रीन पे क्लैरिटी दिखे, इस वजह से मैं यहाँ पर मेरी जो सेल्फ इमेज है इसे मैं यहाँ से अभी बंद कर रहा हूँ। यहाँ हमने एक अभिक्रिया के द्वारा आपको ये समझाया है कि जैसे PCl5 जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है, यदि उसका वियोजन होता है PCl3 और Cl2 में, तो वो भी गैसियस है। तो ये एक प्रकार का समांगी तंत्र है, क्योंकि इसमें क्रियाकारक और उत्पाद जो हैं वो दोनों ही एक समान स्थिति के अंदर एक समान भौतिक अवस्था में उपस्थित है। तो इस प्रकार का तंत्र जिसमें कि समांगी तंत्र हो और उनके साम्यावस्था स्थिति को, साम्यावस्था स्थिरांक को और उनके कारकों को संबंधित करने वाला या उनके संदर्भ को समझाने वाला जो नियम है वो नियम ली शैटेलियर नियम कहलाता है, जिसके द्वारा हम ये समझाते हैं कि किसी भी साम्यावस्था पर यदि हम ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो जो साम्य है वो उस दिशा में विस्थापित हो जाता है कि जिससे कि किए गए प्रभाव कार्य का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाए। लेकिन यदि हमारे क्रियाकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में उपस्थित हों, तो उस समय जो तंत्र होगा वो हमारा विषमांगी तंत्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ठोस का वियोजन होता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के तंत्रों को गवर्न करने वाला जो नियम है वो नियम कहलाता है हमारा प्रावस्था नियम, फेज रूल, अर्थात फेज यानी कि प्रावस्था। तो यानी कि जब भी किसी अभिक्रिया में आपको विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य साम्य यदि है तो उसे नियंत्रित करने वाला या उसके बारे में जानकारी प्रदान करने वाला जो नियम है वो कहलाता है प्रावस्था नियम, फेज रूल। छात्रों, फेज रूल क्या है? फेज रूल हमारे केमिस्ट्री के अनुसार यदि हम सिर्फ यदि देखें तो हमारे लिए मात्र फेज रूल एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन है जिसमें कि हम
लिखते हैं F बराबर C माइनस पी प्लस टू, और ये दिया गया था WJ गिब्स के द्वारा, जहाँ पर F कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की कोटि, और C कहलाता है नंबर ऑफ कंपोनेंट घटकों की संख्या, और P से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है उपस्थित प्रावस्थाओं की संख्या। यदि हम यहाँ पर एक एक टर्म को समझें तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिस्टम को परिभाषित करना चाहेंगे कि सिस्टम क्या है, यानी कि तंत्र क्या है। तो साधारण से साधारण भाषा में यदि हम तंत्र को समझें तो तंत्र यूनिवर्स का वह पार्ट है जिसको कि हम हमारे अध्ययन के लिए काम में लेते हैं, यानी कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज इन अंडर कंसिडरेशन इज नॉन एज सिस्टम, यानी कि जिस किसी भी चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए तंत्र है। मान लीजिए कि हम यदि एक सिंपल पेन के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमारे लिए तंत्र के तौर पर माना जाता है। तो फेज क्या है? फेज यानी कि प्रावस्था। तो किसी भी तंत्र का वह भाग जो अपने आप में बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, यानी कि जिसकी की बिल्कुल ही एक निश्चित ही भौतिक अवस्था हो, और उसका जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो सर्वत्र एक समान हो, और जिसे हम किसी यांत्रिक विधि के द्वारा आसानी से पृथक कर सकें, इसे हम कहते हैं फेज, यानी कि द पार्ट ऑफ सिस्टम विच हैज़ डिस्टिंक्ट फिजिकल स्टेट, यानी कि उसकी एक निश्चित भौतिक अवस्था होगी, उसका जो कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिकल होगा सभी जगह पर, और जिससे कि हम आसानी से किसी भी यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक कर सकें, उसे हम प्रावस्था कहेंगे। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करेंगे जिससे कि इसे हम आसानी से समझ सकें। जैसे कि यदि अक्रियाशील गैसों का मिश्रण लिया जाए किसी भी अनुपात में, तो वो हमेशा ही एक प्रावस्था का निर्माण करेंगी, यानी कि मिक्सचर्स ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस लाइक N2O2 CO2 एक्सेट्रा इन एनी प्रोपोर्शन हैज़ ओनली वन फेज, यानी कि अक्रियाशील गैसों का जो भी मिश्रण होगा उसमें प्रावस्थाओं की जो संख्या होगी वो एक ही होगी। मान लिया किसी एक जार है, उस जार के अंदर इन सब गैसों को आपने भर दिया और वो बंद है, तो आप उस जार के किसी भी कॉर्नर से गैस का कंपोजिशन यदि देखना चाहोगे तो वो आपको एक जैसा ही कंपोजिशन मिलेगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल हमें पता है कि बिल्कुल सर्वत्र रूप से अनियंत्रित गति करते रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज हर समय पर आपको हर जगह पर उसका जो संगठन है वो एक जैसा मिलेगा, इसलिए वो एक ही प्रावस्था कहलाएगी। लेकिन यदि इसी प्रकार से जो गैसेज है वो आपस में इंटरेक्ट कर जाएं, तब उस परिस्थिति के अंदर नंबर ऑफ़ फेजेस चेंज हो सकती है। जैसे अमोनिया गैस और HCl गैस है, वो आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड गैस बनाती है, जो कि उसके ठोस के साथ साम्यावस्था की स्थिति में रहते हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर यहाँ पर दो प्रावस्थाएं हो जाती हैं, एक तो अमोनियम क्लोराइड ठोस और दूसरा या तो अमोनियम क्लोराइड गैस या फिर अमोनिया और HCl गैस। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य उदाहरण है कि जैसे ए सॉलिड इन लिक्विड इन होमोजेनियस स्टेट, यानी कि समांगी अवस्था के अंदर यदि कोई ठोस किसी द्रव के अंदर घुला हुआ है, उस परिस्थिति में भी प्रावस्था एक होगी। जैसे कि नमक है NaCl, यदि पानी के अंदर उसको उसकी संतृप्त अवस्था से कम मात्रा में यदि घुला हुआ है तो वो असंतृप्त विलयन बनेगा उसका। तो उस परिस्थिति के अंदर सोडियम क्लोराइड का वो एक असंतृप्त जलीय विलयन होगा, जहाँ पर कि सर्वत्र ही यानी कि पूरे तंत्र में ही उसका जो संगठन है वो एक जैसा रहेगा, इसीलिए वो एक प्रावस्था का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पर यदि सोडियम क्लोराइड को आप अति संतृप्त अवस्था में यदि ले लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में उस तंत्र में नीचे बैठा हुआ मिलेगा, तो जिससे कि यहाँ पर प्रावस्थाओं की संख्या बढ़ जाएगी। एक प्रावस्था तो सोडियम क्लोराइड ठोस की होगी और दूसरी प्रावस्था यहाँ पर क्या होगी, सोडियम क्लोराइड का
संतृप्त जलीय विलयन। यहाँ पर यदि सॉलिड यदि लिक्विड में हेटेरोजेनियस स्टेट के अंदर हो तो निश्चित रूप से दो प्रावस्थाएं होंगी। जैसे एक तो सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल बताया हमने, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आइस इन वाटर, यानी कि बर्फ़ यदि पानी के अंदर डली हुई है तो वो दो स्टेट है, क्योंकि बर्फ़ सॉलिड और दूसरा वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर। चौथे एग्जांपल में दिया हुआ कि कंप्लीटली मिसिबल यदि लिक्विड्स हों, यानी कि पूर्ण रूप से मिश्रणीय द्रव हों, तो वो हमेशा एक ही प्रावस्था का निर्माण करेंगे। परंतु आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव हों, पार्शियली मिसिबल, जैसे कि फिनॉल और वाटर होते हैं, तो वो दो प्रावस्थाएं दर्शाते हैं। एक प्रावस्था वो जिसमें कि फिनॉल का जल में विलयन होता है, और दूसरी प्रावस्था वो जिसमें कि जल में फिनॉल का विलयन होता है, तो दो प्रावस्थाएं बनाएंगे। इसी प्रकार से दो यदि अमिश्रणीय द्रव हों तो वो भी दो ही प्रावस्थाओं का निर्माण करेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म और वाटर। इसी प्रकार से मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स इन मोल्टन स्टेट, वो हमेशा ही एक प्रावस्था का निर्माण करेंगे, क्योंकि द्रवित अवस्थाओं के अंदर यदि मेटल्स आपस में यदि मिक्स हैं तो वो एक ही प्रावस्था में होगा, उनका संगठन सर्वत्र समान होगा। बट मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स इन सॉलिड स्टेट सेपरेटली गिव्स p नंबर ऑफ मेटल्स मिक्स्ड, यानी कि यदि धातु ठोस अवस्था के अंदर मिक्स हों तो जितने ठोस होंगे उतने ही प्रावस्था होगी। जैसे कि लोहे की कील, चांदी, सोना, तांबा, यदि किसी एक बीकर में रख दो इन सब की कीलों को, यानी कि लोहे की, चांदी की, सोने की या तांबे की कीलों को एक बीकर में यदि आपने रख दिया, तो उस बीकर के अंदर जो प्रावस्थाओं की संख्या होगी वो 4 होगी, यानी कि जितने ठोस उतनी ही प्रावस्थाएं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से किसी हेटेरोजेनियस सिस्टम में, यानी कि प्रावस्था नियम के तहत हेटेरोजेनियस सिस्टम में जो प्रावस्था होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको आज जानकारी प्रदान की। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसके अन्य जो पद हैं उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। थैंक यू।